नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर के जिसमें कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इसका यूनिट थर्ड हम करने जा रहे हैं। उसमें हम आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी, कि जो शिक्षा है और जो दर्शन शास्त्र है दोनों का आपस के अंदर क्या संबंध है। ठीक है, हमारा जो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दर्शन का अर्थ बताएंगे इसके अंदर कि दर्शन क्या है। जैसे कि हम इसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ये कर चुके हैं कि दर्शन और दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो अब हम सीधा शिक्षा पर चलते हैं कि जो शिक्षा है हमारी वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए शिक्षा क्या है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन पर्यंत चलती है, जो कि कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है ना, क्योंकि व्यक्ति औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से जीवन भर क्या है सीखता ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो शिक्षा क्या है, हम स्कूल के अंदर जब हम बच्चे को एडमिट करवाते हैं या बच्चे को जब पढ़ाने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं तो वहां पर हमारा क्या रहता है कि जो शिक्षा है हमारी वहां से प्रारंभ होती है, और वो जो शिक्षा का हमारा रूप होता है वो क्या होता है, वो औपचारिक रूप होता है हमारी शिक्षा का, है ना। कि बच्चा जैसे स्कूल में एंट्री करता है तो सारी प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हमारी शुरू हो जाती है और प्रॉपर वे में बच्चे की शिक्षा शुरू हो जाती है ना। तो जो शिक्षा है वो क्या है, वैसे तो जीवन पर्यंत शिक्षा है, लेकिन जो स्कूली शिक्षा है वो इस जो शिक्षा का पूर्ण रूप है ना। तो अब हम इसमें शिक्षा के संकुचित अर्थ की अगर हम बात करें तो शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, जैसे देखा जाए तो जो बच्चे की रुचियां हैं, जो बच्चे की अभिरुचियां हैं और जो योग्यताओं का विकास है, ठीक है, ये सब हम जो है इसके लिए व्यक्ति को प्रयासरत रहते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इससे हो, है ना, और रुचियों और अभिरुचियों के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास हो। लेकिन अब व्यापक अर्थ के अंदर जब हम लेते हैं तो व्यापक अर्थ के अंदर हमारा क्या आता है, हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो व्यापक अर्थ के अंदर आता है, जिसमें कि न केवल हमारा सामाजिक विकास आता है, न केवल हमारा जो है वो हम जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को लेते हैं, उसके अलावा भी जो आध्यात्मिक पक्ष है हमारा वो भी इसके अंदर हम शामिल करते हैं। और जो कहते हैं कि दोनों अर्थों के समन्वय से शिक्षा क्या है, अगर हम इसका संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों को लें तो उसमें भी क्या है कि जो हमारी शिक्षा है, हमारा हर तरह का जो डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, वो हमारी शिक्षा के अंदर जो है वो हमारा माना जाता है। और व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति जो है वो अपनी योग्यताओं के अकॉर्डिंग सीखता है, व्यक्तिगत योग्यताओं के अकॉर्डिंग बालक सीखता है, और इसके साथ साथ क्या है, व्यक्ति अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, रुचियों के अकॉर्डिंग, और इन सब चीजों को देखते हुए क्या है, उसका जो मानसिक विकास है, उसका जो आध्यात्मिक विकास है, शारीरिक विकास है, नैतिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है ना। तो इससे क्या है, इस सब के साथ साथ क्या है कि व्यक्ति का जो है वो एक व्यवहार के अंदर जो है वो परिवर्तन हो जाता है, जो कि शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ चलता है। जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता चला जाता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में क्या है, कुशलता आती चली जाती है, और एक जो बच्चा है वो क्या है, वो एक समाज के लिए एक बड़ा ही उपयोगी, जिसको हम कहेंगे उपयोगी नागरिक बनकर निकलता है, जिससे कि न केवल उसका विकास होता है बल्कि समाज का भी विकास होता है, और जो इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है, उसकी जो भूमिका है वो भी अच्छे कहेंगे जिसको कि अच्छे मानव के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो ऐसा जो बच्चा है वो कहता है कि रेमांड ने शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ को समन्वय, दोनों का समन्वय करते हुए कहा है कि बच्चे के बारे में और शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा क्या है, कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से आरंभ होकर के प्रौढ़ावस्था की तरफ चलती है। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था से चलती हुई क्या है, शिक्षा एक ऐसे क्रम के अंदर चलती है जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता के अनुसार क्या कर लेता है, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को बना लेता है। देखिए कितनी मतलब अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है रिमांड महोदय ने। ये कहते हैं कि जो अपने आप को जो हर माहौल में डाल ले, आध्यात्मिक विकास अपना करे, सामाजिक विकास अपना करे, इसके साथ साथ सर्वांगीण विकास अपना करे, भौतिक विकास अपना करे, ठीक है, तो इसमें सर्वांगीण विकास के अंदर सारे ही एस्पेक्ट हमारे आ जाते हैं। तो वो जो हमारी शिक्षा है वो हमारी शिक्षा का असली उद्देश्य माना जाता है। शिक्षा का असली अर्थ एक शिक्षित व्यक्ति वही माना जाता है जिसको कि इन सब चीजों का क्या है, ज्ञान होता है। ठीक है, एक सर एडम्स हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा दर्शन का क्या है, क्रियात्मक पहलू है, और यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पहलू भी है, और जीवन के आदर्शों को वास्तविक रूप में देने का जो क्रियात्मक साधन है, कि जो जीवन है हमारा हमें किस प्रकार से जीना है। दर्शन के अंदर हम क्या ढूंढते हैं,
दर्शन के अंदर हम यही देखते हैं कि हमें किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार हमें एक अच्छा इंसान बनाना है, किस प्रकार जो हमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। शिक्षा के उद्देश्यों को भी प्राप्त करना क्या है, वो भी व्यक्ति को जीवन जीना सिखाती है शिक्षा, है ना। तो जब जीवन जीने के लिए हमें किस प्रकार के व्यवसाय को अपनाना है, किस प्रकार हमें समाज के अंदर रहना है, कैसा हमारा जो है वो एटीट्यूड किस प्रकार का होना चाहिए, हमें किस प्रकार से समाज के अंदर एक अच्छा जो सामाजिक प्राणी बन के रहना चाहिए, इन सब प्रश्नों का उत्तर जो है हम किसके साथ, दर्शन के साथ जोड़कर ही देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन फिलोसफी की। एजुकेशन फिलोसफी या आपका जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ है। शिक्षा दर्शन का अर्थ क्या है। अब तक तो हमने पढ़ा शिक्षा के बारे में, इससे पहले हमने पढ़ा दर्शन के बारे में। अब हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों क्या चीज है, दोनों का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शिक्षा दर्शन कहता है कि दर्शन की एक शाखा है। ठीक है, शिक्षा दर्शन क्या है, दर्शन की एक शाखा है। दर्शन की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। सिंपल बात है, दर्शन की एक शाखा है जिसमें हम शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि शिक्षा के जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो कौन कौन सी समस्याएं उसको शिक्षा ग्रहण करने में आती है। ठीक है, और तो उन जब समस्याओं के लिए हम क्या करते हैं, हम दर्शन की तरफ देखते हैं, दर्शन का सहारा हम लेते हैं। जिससे कि अब दर्शन की जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनका शिक्षा की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज भी हमें देखनी है कि जो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि जो है आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, प्राणी क्या है। ठीक है, इन चीजों को जब हम देखते हैं तो शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के मूल्य क्या है, पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए, है ना, क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए, क्या हम बच्चे को पढ़ाएं, इन सब प्रश्नों के जब हमें उत्तर देखने होते हैं तो इन प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, हम दर्शन की सहायता लेंगे ताकि जो है वो हमारी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम पूरा कर सकें। ठीक है, सीवी जो वुड हुए हैं वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जब जन शिक्षा में प्रयुक्त या उससे संबंधित कोई भी दर्शन जो अध्ययन की आवश्यकताओं, परिणामों, अभ्यासों एवं शैक्षिक विषय वस्तुओं के मूल्यांकन, व्याख्या एवं संकल्पनाओं के आधार पर जो हम व्यवहार करते हैं, जिसको मीन्स टू से कि एनी फिलोसफी डीलिंग विद और अप्लाइड टू द प्रोसेस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशन and used as a basic of general determination, interpretation and evaluation of the education objectiveness, practices and outcomes and needs and material of the study means to say कि व्यक्ति जब क्या है जन शिक्षा से संबंधित जन शिक्षित में प्रयुक्त होने वाले या उससे संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारे अध्ययन की आवश्यकताएं हैं, जो परिणाम हैं, जो अभ्यास और शैक्षिक विषय हैं, उनका मूल्यांकन हमने कैसे करना है, शैक्षिक विषयों का उनकी व्याख्या हमने कैसे करनी है, और जो संकल्प हमने लिए होते हैं उन संकल्पों का आधार क्या है। जब हम इस चीज की स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा जो है वो शिक्षा दर्शन या एजुकेशन फिलोसफी के अंदर आता है कि शिक्षा की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं दर्शन के माध्यम से हम जब इसको सुलझाते हैं तो वो शैक्षिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब आता है क्वेश्चन आगे यहाँ राइज होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसफी, रिलेशनशिप या क्या संबंध है शिक्षा और दर्शन शास्त्र का आपस में क्या संबंध है, शिक्षा और दर्शन का आपस में क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है, क्या
संबंध है। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि दोनों जो है शिक्षा की जितने भी हमारी समस्याएं हैं उसको हम दर्शन के अंदर देखते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि दोनों का आपस में संबंध क्या है। ठीक है, दोनों किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा और जो दर्शन है दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या दोनों जो है वो एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का आपस के अंदर बहुत अधिक तालमेल है। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि जीवन क्या है, ये जो डेफिनेशन है ये रोज की है कि जो शिक्षा और दर्शन क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जो है एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वो एक दूसरे में निहित हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। और दर्शन जीवन का क्या है, यदि विचारात्मक पक्ष है तो जो शिक्षा है वो क्या है, वो उसका व्यवहारिक पक्ष है। यानी कि दर्शन क्या है, दर्शन के अंदर हम सिर्फ थ्योरी का अध्ययन करते हैं, लेकिन शिक्षा के अंदर क्या है, हम उसके व्यवहारिक या प्रैक्टिकल स्वरूप का अध्ययन करते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है। और एक और ऑथर हुए हैं फिशे के नाम से जिनको जाना जाता है। फिशे कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता तथा स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती है, कि जब तक अगर हमारे पास शिक्षा है लेकिन हमारे पास अगर दर्शन नहीं है शिक्षा की समस्याओं का उत्तर देने के लिए, तो ये क्या है, ये जो है वो पूर्णता और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आता है आगे हमारा कि इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, या दर्शन पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि शिक्षा और दर्शन के आपसी संबंधों से परिचित होने के पश्चात अब जो हम दर्शन का शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, हम कुछ एक स्टेप्स के अंदर इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम दर्शन और शिक्षा के उद्देश्यों को लेंगे। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। देखिए स्टूडेंट्स, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो हमारे पूरे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दर्शन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कार्य की तरह शिक्षा का भी क्या है, एक निहित उद्देश्य होता है ना। शिक्षा हम जब चाहे किसी भी करिकुलम को फॉलो करें, लेकिन वो एक उद्देश्य पर आधारित होता है। ठीक है, और निरुद्देश्य शिक्षा क्या है, निरुद्देश्य शिक्षा हम सभी जानते हैं कि वो तो अंधकार जैसी होती है कि हम कहीं भी चले जाएं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि अगर हमें क्या पढ़ना है, किन ऑब्जेक्टिव की हमने प्राप्ति करनी है, तो ऐसे शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो शिक्षा क्या है, एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है। और शिक्षा क्या है, एक सुनियोजित भी जिसको कहेंगे, सुनियोजित, सुव्यवस्थित, है ना, और एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा के जो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होते हैं, और ये उद्देश्य क्या है, जीवन के दर्शन में निहित होते हैं कि व्यक्ति जो जीवन में बनना चाहता है, जीवन में व्यक्ति किस प्रकार अपना जो है वो अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, इसका जो है दर्शन क्या है, आपका जो गंभीर भी होगा, आपकी तय दृष्टि से जुड़ा होगा, मौलिक चिंतन के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण जो है वो हम इसमें निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब जो रस्क महोदय हुए हैं, इन्होंने कहा है कि जो दर्शन है जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें क्या बनना है, ये हमारा दर्शन ही है जो हमें बताएगा कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, किस प्रकार जो है वो हमारी प्रैक्टिकल समस्याएं क्या है, हम उन्हें कैसे पूरा करें। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से दर्शन हमारी मदद करता है, हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उद्देश्य तो हमें खुद ही तय करने होते हैं। शिक्षा के द्वारा हम उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। और शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास करना, बच्चे का बौद्धिक विकास करना, है ना, ये सब होना चाहिए। और क्या है, इसके साथ साथ हम व्यवसाय को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारे जीवन है उसका जो हमारे व्यवसाय के साथ बहुत अधिक गहराई से जुड़ाव होता है। और किस व्यवसाय की हमने पूर्ति करनी है, किस व्यवसाय की हमने प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक जो है वो स्ट्रीम को हम चुनते हैं। ठीक है, तो जीवन दर्शन में क्या है, इन उद्देश्यों के बारे में हम जो है वो जो हमारे जीवन के जो हमारे उद्देश्य हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हम जो है वो दर्शन से इसकी मदद लेते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हमारा स्पार्टक आता था, पहले कई बार हमने इसको पढ़ा भी होगा कि स्पार्टा जो है वो एक छोटा सा देश है, और वहाँ पर क्या है, वो जो विदेशी शक्तियाँ हैं उस पर आक्रमण करती रहती हैं, क्योंकि वो छोटे मतलब थोड़े लोग वहाँ पर रहते हैं।
तो लेकिन वहाँ वहाँ क्या है, वहाँ जो शिक्षा का उद्देश्य है उन्होंने इस प्रकार से बनाया हुआ है कि वो अपने आप को, मान लो कोई आक्रमण भी करता है तो वो अपने आप को मजबूती के साथ जो है वो उसका मुकाबला कर सके, है ना। तो वहाँ उन्होंने अपने जीवन का ये शिक्षा का मोटिव ही ऐसा बना लिया है कि हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों को शारीरिक शक्ति उत्पन्न करेंगे हम अपने बच्चों के अंदर, ठीक है। दूसरा उन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि बलवान योद्धाओं का निर्माण करना, कि जो योद्धा है वहाँ के उनमें क्या है, ऐसे बलवान लोगों का निर्माण करना, योद्धाओं का निर्माण करना, ताकि जरूरत पड़ने पर वो देश के लिए क्या कर सके, लड़ सके। फिर तीसरा उन्होंने कहा है कि नागरिकों में देश प्रेम की भावना व्यक्त करना, है ना। युद्ध कब लड़े जाते हैं, देश के लिए कब लड़ा जाता है, जब देश प्रेम की भावना हमारे अंदर होती है ना। तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी शिक्षा का ऑब्जेक्टिव ऐसा रखा हुआ है कि वहाँ के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना रहती है। फिर उन्हें उत्साही, साहसी और राज्य के प्रति क्या है, आज्ञाकारी बनाना, ठीक है, कि स्टेट के लिए कुछ भी हम करेंगे। जब स्टेट पर कोई आक्रमण करता है तो उसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टी तो का तो है ही नहीं कोई वैल्यू, हम अपनी जान के लिए भी जो है वो सोचेंगे नहीं कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, इट मीन्स हमें देश की रक्षा करनी है। तो शिक्षा का ऑब्जेक्टिव ही ऐसा है, ठीक है। तो क्या है, अब अगर हम प्राचीन भारत का भी एग्जाम्पल ले तो वहां पर भी क्या है, जो हमारे जो धर्म था, चारों तरफ धर्म के आधार पर ही बातें होती थी कि हाँ, तो इसलिए जीवन का जो लक्ष्य था क्या था, टू रियलाइज हिम, ईश्वर को पाना या आवागमन के जो चक्कर है उससे बच के क्या था, मोक्ष को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य हुआ करता था। और इसलिए क्या है, आत्मशक्ति और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता थी, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य भी क्या था, आत्मशक्ति का विकास करना, ठीक है, कि हम कैसे जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हमारे आपने देखा भी होगा हमारे पुराने ग्रंथ या जो हमारे साहित्य है हमारा, वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जीवन की जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो विचारक हुए, दार्शनिक हुए हैं महान, उन्होंने क्या है, जीवन का जो उद्देश्य वो क्या था, मोक्ष की प्राप्ति माना था। तो उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किए थे। तो इस तरह से जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है वो हमारे दर्शन के साथ है जुड़ा रहता है, ठीक है। सेकंड, हम इसमें आगे देखें तो बात कहता है कि जो दर्शन है उसका हमारे पाठ्यक्रम के साथ क्या संबंध है। दर्शन का दर्शन और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए ये भी हमें हमारे दर्शन से ही पता चलता है, ठीक है, कि किस प्रकार का जो है हम पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार क्या क्या चीजें हमारे पाठ्यक्रम के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। दर्शन के दो पक्ष होते हैं, एक आपका सिद्धांतिक पक्ष हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, क्रियात्मक पक्ष हो गया। तो पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा की विषय वस्तु है ना। शिक्षा को हम कहाँ पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए शिक्षा का जो क्रियात्मक पक्ष है वो है, ठीक है, शिक्षा जो है वो दर्शन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। और पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप ही बनाया जाता है ना। जैसे शिक्षा के उद्देश्य होंगे उससे के अकॉर्डिंग ही हम पाठ्यक्रम को वहाँ पर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का देखिए जो जमाना है वो किस प्रकार का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना। पहले एक टाइम था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, जो भी टीचिंग का क्या था हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन अब लेटेस्ट के अंदर क्या है कि हम जो है बच्चे की रुचियों के अकॉर्डिंग, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को जो है वो शिक्षित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो पाठ्यक्रम है वो भी बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम है वो हमें कैसे पूरा करना है, दर्शन की सहायता से हमें पूरा करना है कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। जैसे अगर हम आदर्शवादियों की बात करें, जो हमारे बहुत अधिक मतलब क्या है कि जो आइडियाज को वैल्यू देते थे, आदर्श को वैल्यू देते थे, जो आदर्शवादी हैं, तो वही क्या है, जो नीति शास्त्र है, जो तर्क शास्त्र है, वो भी क्या है, जो ये चीजें हैं ह्यूमैनिटीज में हम इसका अध्ययन करते हैं, चाहे तर्क शास्त्र है, चाहे नीति शास्त्र है हमारा। और इसके साथ की जो यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो यथार्थवादी क्या है, सामाजिकता पर बल देते हैं कि जो चीजें यथार्थ के अंदर है वही एक्चुअली के अंदर क्या है, वही चीजें व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। इसी प्रकार से प्रकृतिवादी प्रकृति पर बल देते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, कि बच्चे को प्रकृति की गोद में अकेला छोड़ दो, प्रकृति अपने आप बच्चे को शिक्षा देगी, ठीक है। तो बच्चा क्या है, अनुभव से सीख जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शन हैं हमारे सामने, चाहे वो आदर्शवाद है, चाहे वो प्रकृतिवाद है, चाहे वो यथार्थवाद है, जिसने कि हमें जीवन में शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है, किस तरीके से हमने ग्रहण करना है, कि इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हमने काम करना है, हमारे टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, टीचर क्या होंगे,
टीचर का रोल क्या रहेगा, बच्चे का रोल क्या रहेगा, है ना। तो इन बहुत सारी चीज़ों को हम क्यूरिकुलम के अंदर जो है वो शामिल करते हैं और जो दर्शन है वो हमारी इसमें बहुत अधिक मदद करता है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं दर्शन और शिक्षण विधियों की। दर्शन और शिक्षण विधियां, दर्शन और शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड किस प्रकार का होना चाहिए, है ना। इसका भी जो उत्तर है हमें कहाँ मिलेगा, इसका भी उत्तर हमें दर्शन के अंदर ही मिलेगा कि टीचिंग मेथड हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, टीचिंग मेथड जो है हमारे वो भी हमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा कि बच्चे की रिक्वायरमेंट किस प्रकार की है, बच्चे का क्यूरिकुलम किस प्रकार का है, जिस प्रकार की बच्चे की जरूरत होगी उसी प्रकार की शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कोई एक प्री प्लान्ड नहीं होता कि हम जो है वो किस प्रकार की शिक्षण विधि को कहाँ पर अपनाएंगे, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे क्लास का इन्वायरमेंट होता है, जैसे जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम जो है वो क्या है शिक्षण विधियों का चुनाव करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो प्रकृतिवाद है, मान लो हम प्रकृतिवाद का उदाहरण लें, तो प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार क्या है, बालक की जो शिक्षा है वो किसके अनुसार होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि जो बच्चा है वही सर्वे सर्वा है, बच्चा ही शिक्षण का केंद्र बिंदु है। ठीक है, हम सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए, हम समाज क्या करता है, समाज उसको फोर्स करता है, लेकिन हमें बच्चे को फ्री छोड़ना है। हमें वो बुकिश नॉलेज को भी क्या करते हैं, वो बुकिश नॉलेज का जो है वो निषेध करते हैं कि बुकिश नॉलेज जो है वो बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे सकती, सही शिक्षा बच्चे को सिर्फ प्रकृति ही दे सकती है। ठीक है, तो क्या है कि जो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं ये क्या है, एक नया मेथड देती हैं हमें पढ़ने के लिए कि किस प्रकार से, और ये जो विचारक हैं, जो ये वाद हैं, इन्होंने जैसे प्रकृतिवाद है, इन्होंने जो शिक्षण विधियां दी हैं ये कहीं ना कहीं आजकल के सिनेरियो के अंदर भी अगर देखी जाए तो जो चाइल्ड सेंटर्ड का कंसेप्ट लेके आए कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है ना, कि बच्चे को ध्यान में रखा जाए, ना कि क्यूरिकुलम को ध्यान में रखा जाए, ना कि शिक्षा को ध्यान में रखा जाए, बच्चे की जरूरतों के अकॉर्डिंग हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। चाहे हम हायरिस्टिक पद्धति को अपनाएं, प्रोजेक्ट मेथड को अपनाएं, डाल्टन मेथड को अपनाएं, मॉन्टेसरी मेथड को अपनाएं, किसी भी मेथड को हम अपनाएं, लेकिन जो दार्शनिकों के अनुसार क्या है, जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं बच्चे की, उसी के अनुसार शिक्षा के सिद्धांतों का हम पालन करें और उसी के अनुसार क्या है शिक्षण की जो विधियां हैं उनका निर्माण जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं दर्शन और अनुशासन की बात करते हैं। दर्शन और अनुशासन, किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन किस प्रकार का होना चाहिए। अब देखिए डिसिप्लिन के भी हम कई सारे पॉइंट्स आते हैं, डिसिप्लिन के अंदर हम 3 चीजें मेनली लेते हैं। ठीक है, दर्शन के 3 मुख्य पार्ट्स हम अगर मान देखें तो 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका एक होता है दमनात्मक हो गया। ठीक है, दूसरा जो है हो गया आपका प्रभावात्मक अनुशासन हो गया, तीसरा हो गया मुक्त्यात्मक अनुशासन। ठीक है, दमनात्मक जिसमें क्या है दमन किया जाता है बच्चे की इच्छाओं का, इसको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ये काम नहीं, अगर आपने किया तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, वो किस में आएगा, आपका दमनात्मक अनुशासन में आएगा। दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन, कि जिसमें कि बच्चे के सामने जैसे प्रभावात्मक अनुशासन, जिसमें कि टीचर क्या है, टीचर का खुद का प्रभाव होता है, उसकी पर्सनैलिटी का जो फर्क है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है कि टीचर किस प्रकार का जो प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर टीचर क्या है, टीचर अगर खुद डिसिप्लिन में रह जाए तो बच्चे भी उसके प्रभाव में रहते हैं, बच्चे भी उसको कॉपी करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमेशा टीचर का अनुकरण करते हैं। तो प्रभावात्मक अगर रहता है डिसिप्लिन आपका, तो वो भी डिसिप्लिन का एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद आता है मुक्त्यात्मक अनुशासन। ठीक है, मुक्त्यात्मक में क्या है, बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है, टीचर को भी फ्री छोड़ दिया जाता है, कि इसमें क्या बच्चा प्रधान रहता है अनुशासन के अंदर, कि बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन इतना होता है कि उसे चाहे अगर हम ना भी कहें तो भी बच्चा खुद ब खुद ही ऐसे काम करता है कि जो कि
शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में उसको सहायक होते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उसको जो बालक को क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। और आजकल तो देखा जाए तो ये जो भावना है ये बहुत ही मतलब कहते हैं कि जिसको सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं हम, है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद ही जो है अपने नियंत्रण में रहें, चाहे अध्यापक है चाहे बच्चे हैं। इससे क्या हुआ कि अगर सेल्फ कंट्रोल अगर हमारा है तो हमें किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो अनुशासन है ये भी हमारा दर्शन के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो वह फिलोसफी एंड टेक्स्ट बुक्स हमारी आ जाती हैं, इसमें फिलोसफी एंड टीचर इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और जो फिलोसफी एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिलोसफी एंड इवैल्यूएशन का भी हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो अध्यापक है वो भी देखिए अगर दर्शन के अकॉर्डिंग हम लेके चले तो कैसा होना चाहिए। जो हमारा अध्यापक है देखिए रीढ़ की हड्डी होता है अध्यापक, अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि जैसा अध्यापक करते हैं वैसा ही बच्चे बन जाते हैं उनको देख करके, क्योंकि बच्चे की एक जो नॉर्मल प्रवृत्ति है वो क्या है, अध्यापक को अनुसरण करना, ठीक है। तो अध्यापक अगर चरित्रवान है, अच्छा है, समय पर काम करने वाला है, कर्तव्यनिष्ठ है, साहसी है ना, अपने टीचर पर उसकी अपनी जो टीचिंग पर अगर उसकी कमांड है अपने सब्जेक्ट पर, तो बच्चा भी क्या है, बच्चा भी उससे इम्प्रेस होगा और अच्छा ही सीखेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अधिक डिपेंड करता है दर्शन पर कि जो आपका अध्यापक है वो भी क्या होना चाहिए, आपका जो उसके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर नेगेटिविटी की कम से कम मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। और दर्शन के अध्ययन से क्या है, जहाँ एक और शिक्षक का ज्ञान भी बढ़ता है वहीं दूसरी ओर उसमें क्या है, व्यवहारशीलता भी बढ़ती है, क्योंकि अगर अध्यापक को दर्शन का ज्ञान है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को जो है वो पढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि दर्शन के अंदर क्या है, हम हर एक चीज का इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे की, तो ये चीजें इसके साथ बहुत ही गहराई के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। और शिक्षक की क्या है, इन जो शिक्षण की विभिन्न विधियां हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे शिक्षार्थी हैं चाहे शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसके साथ साथ अनुशासन है, शिक्षा प्रणाली है, इवैल्यूएशन है, हमारा समाज की व्यवस्था है, ये चीजें जो हैं वो शिक्षक के आदर्शों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो शिक्षक की विचारधारा और जो आदर्श है दर्शन से ही निकलते हैं, इसलिए दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षक का काम जो है वो नहीं चल सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पाठ्य पुस्तकें भी इसी प्रकार से हैं कि पाठ्य पुस्तकें भी जो वो हैं हमारी दर्शन के साथ गहरे से जुड़ी होती हैं, और जो जिस देश के अंदर जैसी प्रणाली होगी वहाँ की पाठ्य पुस्तकों का भी जो निर्माण है वो वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन की रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी। इसमें हमने जो है वो फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशन पढ़ने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ ही जो हमारी शिक्षा और दर्शन का आपस में रिलेशन है उसका भी हमने पढ़ा, और इसके साथ ही साथ जो दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव है उसको भी हमने पढ़ा। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहीं पर हम खत्म करते हैं।